नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज कोरोना संक्रमितों का मामला हिंदुस्तान में 1 लाख को पार कर गया, लेकिन बस पर जो पॉलिटिक्स हो रही है, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए बस पर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो भी हावी रही। सबसे पहले आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं, उसके बाद इन सारी खबरों को हम डिकोड करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज ये कि प्रियंका वाड्रा के जो निजी सचिव हैं उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एफआईआर दर्ज कर ली है, क्योंकि जो उनकी तरफ से एक सूची जारी की गई थी उन सारी बसों की, कथित बसों की, उसमें ऐसा पाया गया यूपी सरकार द्वारा कि कई चोरी के वाहन थे, कुछ दोपहिया थे, इस तरह की चीजें बताई जा रही है। विस्तार से इसे समझने के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक के पास। अभिषेक, क्या कहा गया है इस एफआईआर में? श्वेता, देखिए, संदीप सिंह जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव हैं, उनके खिलाफ और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, इन दोनों के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और एफआईआर में भी जो धाराएं लगाई गई हैं वो आईपीसी की वो 420, 467 और 468 यानी कि फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के ये धाराएं लगाई गई हैं। और बकायदा जो आरटीओ है उन्होंने इस एफआईआर को दर्ज कराया है। दरअसल श्वेता, आज सुबह से ही जैसे ही ये लिस्ट सरकार को मिली, उसके बाद इसकी जांच की गई और इस जांच में पाया गया कि जो बसों की तादाद संख्या दी गई थी उसमें तकरीबन 30 से ज्यादा ऑटो थे, कुछ एम्बुलेंस थे, तकरीबन 69 एम्बुलेंस के नंबर थे, ट्रक के नंबर थे, लॉरीज के नंबर थे और कई ऐसी जो गाड़ियां मिली वो ब्लैक लिस्टेड रही हैं। तो इसे देखते हुए एक तरफ सियासत होती रही, दूसरी तरफ बकायदा सरकार ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज करा लिया है। यानी कि एक ये बड़ा मामला है, क्योंकि जिन पर एफआईआर कराई गई है ये प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव संदीप सिंह हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से सियासत गरमाने वाली है। श्वेता, इसके साथ ही एक और खबर ये है अभिषेक की धरने पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए थे और पुलिस ने उन्हें हटा लिया है। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी मामला है, तो उन्हें भी गिरफ्तार करने की बात आ रही है। अभिषेक, बिल्कुल, ये लोग उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर आगरा के पास ये तमाम लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। बकायदा इनके पास ये लोग बस लेकर आए थे और इनका कहना था कि ये मजदूरों को लेकर के जाएंगे। और काफी कुछ भिड़ंत आज शाम को हुई है प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, जिसे खुद अजय सिंह लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष है वो लीड कर रहे थे। काफी हंगामा हुआ है और बकायदा उसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरन उठाया है और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो कुल मिलाकर पूरा एक कह सकते हैं कि एक सियासी ड्रामा भी देखने को मिला है, क्योंकि मजदूरों को घर पहुंचाने के नाम पर जो सियासत शुरू हुई है कल से, वो आज चरम पर तक पहुंची, जब इस मामले में पूरे दिन हंगामा होता रहा और शाम को इस पर एफआईआर दर्ज हुई है। श्वेता, लेकिन अभिषेक, इसके बीच वो बसें पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी, कम से कम जिनका नंबर सही बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा? देखिए, ढेर सारे बसेस को लेकर के ये लोग उत्तर प्रदेश की सीमा पर आए जरूर थे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके मुताबिक उन्हें जो लिस्ट दी गई उस लिस्ट के मुताबिक बहुत सारी उस लिस्ट में गलतियां थी। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने भी दिन भर लगातार वो लोग अपने वीडियो पोस्ट करते रहे कि उनके पास गाड़ियां हैं, वो दिखाते रहे। उनके कार्यकर्ता लगातार उत्तर प्रदेश की सीमा पर ये बताते रहे कि वो गाड़ियां लेकर के आए हैं। और यहाँ तक कि जो लेटर जारी हुआ आज सुबह संदीप सिंह के द्वारा, जो कि निजी सचिव हैं, उन्होंने बकायदा सरकार से मांग की कि आप मजदूरों की लिस्ट उन्हें दीजिए ताकि वो उन गाड़ियों में बिठा करके उन्हें भेज सकें। दूसरी तरफ सरकार ने भी, आपको याद होगा, कल से लेकर के जो लेटर वॉर चल रहा था, एक के बाद एक जो सरकार की तरफ से लेटर जा रहे थे, दूसरी तरफ उसके जवाब सोनिया गांधी जी, वाकई लगातार चली ही जा रही है ये जो लड़ाई है। और उस सब के बीच अभी ये भी समझना जरूरी होगा कि वाकई कौन साथ खड़ा है, कौन साथ नहीं खड़ा है, कितनी सियासत हो रही है और कितनी कोशिश। बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन ये बस पॉलिटिक्स जो रही वो पूरे दिन हावी रही। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ, सीमा पर किस तरह से बस नजर आई और आखिर में ये एफआईआर भी अब दर्ज कर दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। हमने 1000 लोगों का परमिशन दिया है बसों का।
आप गाजियाबाद, हाँ गाजियाबाद, बस के लिए कहा है ना, लेकिन बस में ड्राइवर भी होता है, कंडक्टर भी है, चलिए हाँ, वो है। तो बस अपने आप चलेगी क्या? होती है, उसके रजिस्ट्रेशन भी होता है, आप चेक करिए, आइए चेक करिए। मजदूरों की बसों पर राजनीति कैसे सवार है, ये उसी की तस्वीरें हैं। यूपी राजस्थान बॉर्डर पर आगरा पुलिस से कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की ये बहस राजस्थान से लाई गई बसों को यूपी में एंट्री कराने को लेकर है। गाजियाबाद, हाँ गाजियाबाद, बस के लिए कहा है ना, लेकिन बस में ड्राइवर भी होता है, कंडक्टर भी है, चलिए हाँ, वो है। कांग्रेस की दलील है कि मजदूरों के लिए जो 1000 बसें योगी सरकार को देने के लिए प्रियंका गांधी ने वायदा किया था, अब उस पर योगी सरकार के तंत्र ने रोड़ा अटका दिया है, क्योंकि मजदूरों के नाम पर उनकी बदनीयती है। लेकिन योगी सरकार कह रही है कि बसें हम लेंगे, लेकिन जो सुरक्षा की गाइडलाइंस हैं उन शर्तों के साथ, और यहीं पर राजनीति का पेंच फंसा हुआ है। निश्चित रूप से सरकार जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रही हैं कि रात को 12 बजे वो हमसे कहती है कि 1000 बसें सवेरे 9 बजे लाकर दीजिए। आनन फानन में 11 बजे फिर दिन में अवनीश अवस्थी जी कहते हैं कि 12 बजे बसें लाकर आप गाजियाबाद और नोएडा के जगहों पर खड़ा करिए। हम कहना चाहते हैं सरकार से, आप अपनी राजनीति के चक्कर में मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बसों पर राजनीति का ये बवाल योगी आदित्यनाथ को लिखी 16 मई की प्रियंका वाड्रा की उस चिट्ठी से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने मजदूरों की बेबसी पर योगी सरकार को घेरते हुए 1000 बसें देने की बात कही थी। इस पर 18 मई को यूपी सरकार ने प्रियंका को लिखा कि सभी बसों समेत उनका फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवर के डीएल और कंडक्टर का ब्यौरा सुबह 10 बजे लखनऊ के डीएम को मुहैया करवाएं। अब इस चिट्ठी पर रात 2 बजे प्रियंका के दफ्तर ने यूपी सरकार को लिखा कि 1000 खाली बसों को लखनऊ भेजना समय और संसाधन की बर्बादी है। आप नोडल अधिकारी नियुक्त करें, हम गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर बसें देंगे। इस पर 19 मई की सुबह यूपी सरकार ने प्रियंका के दफ्तर को चिट्ठी भेजी कि 500 बसें गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा के डीएम को 12 बजे तक सौंपें। इसके जवाब में 19 मई की दोपहर 12:15 बजे प्रियंका के दफ्तर से भेजी गई चिट्ठी में कहा गया कि गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर शाम 5 बजे बसें मुहैया करा दी जाएंगी। 5 कब के बज गए, बसें तो नहीं आई, लेकिन आगरा बॉर्डर पर बसों को रोकने के नाम पर संग्राम जारी है। 19 मई को शाम 3:45 बजे प्रियंका ने यूपी सरकार को एक चिट्ठी लिखकर बसों को आगरा बॉर्डर से एंट्री देने की मांग की है। बसों के नाम पर बवाल इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस की ओर से बसों की जो लिस्ट यूपी सरकार को भेजी गई, उनमें से कई के रजिस्ट्रेशन 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और यहाँ तक कि एम्बुलेंस के नाम पर थे। एक बस का नंबर दिया गया था UP 83T1006। ये नंबर बजाज कंपनी के एक ऑटो का निकला। RJ 14 TD 1446 नंबर से रजिस्टर्ड गाड़ी को सर्च किया गया तो ये शेवरले बीट नाम की कार निकली। इसी पर बीजेपी को यह मौका मिल गया कि वो मजदूरों के नाम पर कांग्रेस का बस घोटाला कहे। क्या ये बसें पंजाब और राजस्थान से लेके नहीं आ रहे हैं? क्या ये श्रमिक पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र से पैदल या साइकिल करके नहीं आ रहे हैं? क्या कांग्रेस की जिम्मेवारी या प्रियंका वाड्रा की जिम्मेवारी नहीं बनती कि अपने ही मुख्यमंत्रियों को कहा जाए कि आप कोई भी श्रमिक साइकिल या इस रास्ते, पैदल के रास्ते या अन्य कठिनाई के रास्ते से चलेगा तो जिम्मेवारी आपकी होगी, आप बसें वहीं पे लगाओ। बॉर्डर पे ही क्यों और उत्तर प्रदेश में ही क्यों? वहां से वो जो आ रहा है श्रमिक, उसकी हालत आपको नहीं दिख रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रही है आपको? आप वहां पे लगाओ ना। वहां पे लगाते तो आपकी राजनीति नहीं होती, आप पॉलिटिसाइज नहीं करते। आप यहाँ पर भी चिट्ठीबाजी करके पॉलिटिसाइज कर रहे हो। आज हम लोग अगर बसों का पैसा देके उनको भेजना चाहते हैं तो यूपी की सरकार उसको आने नहीं दे रही है, और आज आरोप प्रत्यारोप का सवाल ही नहीं है। तो सब लटकाने का और डिले करने की एक कोशिश है। अगर नीयत साफ होती तो इस हेल्प को स्वीकार करते और सहर्ष इन बसों को उत्तर प्रदेश जाने की इजाजत दी जाती। बसों के नाम पर योगी बनाम कांग्रेस की लड़ाई में एसपी और बीएसपी भी कूद आए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर तंज किया, अगर वाकई कांग्रेस के पास 1000 बसें हैं तो उन बसों को लखनऊ भेजने में उसे जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस की ढाल बनने की कोशिश की।
अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को याद दिलाया कि यूपी रोडवेज के पास हजारों की तादाद में बसें हैं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। यूपी में बसों की राजनीति अभी थमी नहीं है कि इस बीच दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार को चिट्ठी लिखकर 300 बसें मुहैया कराने की बात कही ताकि मजदूरों को घर पहुंचाया जा सके। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अब महाराष्ट्र आपको लिए चलते हैं क्योंकि यहाँ पर बसों को लेकर ये पॉलिटिक्स आपने देखी है और महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में मजदूरों की बेबसी की तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। बांद्रा स्टेशन से खबर थी बिहार के लिए एक ट्रेन निकलने की, बड़ी संख्या में वहां पर मजदूर पहुंच गए। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के ऐसे आलम को देखकर वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, मजदूरों को लाठियां भी खानी पड़ी और उसके बावजूद वो बेबस ही देखते रह गए। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन की ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी इस संकट की सबसे बड़ी त्रासदी है। जहां बिहार जाने के लिए मजदूरों का ऐसा रेला जमा, मजदूरों का ऐसा तूफान आया कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बांद्रा टर्मिनल स्टेशन के बाहर इस वक्त हम हैं और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठा हो गए, गांव जाना चाहते हैं और पुलिस इनको लगातार बताने की कोशिश कर रही है कि बांद्रा से कोई ट्रेन नहीं जा रही और यहाँ से वो अपने गांव जाना चाहते हैं। पिछली बार भी हमने एक बार देखा था कि प्रवासी मजदूर यहाँ पर जमा हुए थे जिन्हें गाँव जाना है और रोका गया था। आपको कहाँ जाना है? हम लोग को बिहार जाना है सर। यहाँ पे पुलिस बोल रही है ट्रेन नहीं जा रही, तो फिर क्यों सर ट्रेन डेली जा रही है। कल भी यहाँ के पुलिस बोली थी कि यहाँ ट्रेन नहीं जा रही, समझे। कल 2 ट्रेन बिहार गई, झारखंड के लिए बोली नहीं जाएगी। कल भी झारखंड की ट्रेन गई है सर। ये लोग झूठ बोलते हैं सर। बताया किसने था आपको ट्रेन जाने वाली है? 7 बजे बिहार की। किसने बताया था? पुलिस वाले सर। मुंबई में मौजूद प्रवासी मजदूरों में जिस तरह की छटपटाहट है, उसी का नतीजा है कि बांद्रा स्टेशन पर घंटों अफरा तफरी मची रही। आपको फोन आया था? इनको आया था? आपको आया था? 32 आदमी का ग्रुप रहता है ना। एक टीचर है ना, मुझे फोन आया था 9 बजे आज सवेरे और 31 आदमी का मेरा फॉर्म है और ये मार के मोबाइल भी तोड़ दिया सुबह में। जब मैं 31 मेरा ऊपर नंबर बोला 31 नंबर पुलिस निर्मल नगर थाने से और ये 4 तारीख का फॉर्म है। 4 तारीख का फॉर्म है। ये यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं उनका दावा है कि उनको कॉल आया है, कुछ लोगों का कहना है कि कॉल नहीं आया, लेकिन सब के सब यहाँ पर इकट्ठे इस वजह से आए हैं कि इनको लगा कि ट्रेन में बैठ के चले जाएंगे। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर उमड़ी मजदूरों की भीड़ व्यवस्था की पोल कई तरीके से खोल रही है। बांद्रा स्टेशन के एक तरफ पूरा झुग्गियों का इलाका है। बांद्रा स्टेशन और झुग्गियों के बीच के इलाके में सिर्फ एक दीवार है और बीच में ये दीवार खुली हुई और यहीं से मजदूरों का सैलाब स्टेशन के अंदर दाखिल हो गया। दरअसल ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो पूरा जो झोपड़ियाँ आपको दिख रही हैं, यहाँ से आने के लिए किसी को बस या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सीधे ये दीवार फांद दिया और आप बांद्रा टर्मिनस के अंदर आ जाते हैं और यही वजह है कि लोग जो हैं यहाँ इन झोपड़ियों से निकल के सीधे यहाँ टर्मिनस पे आ गए, ये कहते हुए कि आज तो वो ट्रेन पकड़ के ही जाएंगे, इनके इंतज़ार की इंतहा हो चुकी है। दरअसल इसी वजह से जैसा आप देख रहे हैं कि ज़्यादा, क्योंकि मुंबई पुलिस को इसी बात का अंदाज़ा नहीं था कि झोपड़ियों से अचानक इतने सारे लोग आ जाएंगे, इसी वजह से मुंबई पुलिस बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थी। मजदूरों को घर पहुंचाने के सवाल पर सिस्टम बैठ जा रहा है क्योंकि मजदूरों की मानो यह अंतहीन व्यथा किसी एक शहर की कहानी नहीं। सोमवार को गाजियाबाद में भी श्रमिक ट्रेन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने आए मजदूरों के महासमुद्र ने प्रशासन को घंटों तक घुटनों पर बिठा दिया था। विद्या के साथ कमलेश सुथार, मुंबई, आज तक। जब श्रमिक निकलते हैं अपने अपने राज्यों की तरफ, जैसे जो श्रमिक बिहार गए उनका जब टेस्टिंग किया गया तो पता चला उनमें से कई कोरोना पॉजिटिव थे। आप इनके बीच की दूरी देख रहे होंगे, जो मजबूरी के कारण वो सोशल डिस्टेंसिंग वैसी नहीं दिख रही है। लेकिन त्रासदी देखिए कि आज ही के दिन हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लोग इतने करीब करीब खड़े होने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ आज ही के दिन 1 लाख को पार कर गया है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। और अब हम उस राजनीति से दूर
उस बेबसी से दूर कोरोना संक्रमण के कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इस हिसाब से हो जाता है कि जो कोरोना का आंकड़ा, पहला केस भारत में 30 जनवरी को आया, 19 मई को यानी 110 दिन बाद 1 लाख केस पूरे हो गए। भारत में कोरोना की डेट शीट को भी जैसे समझ लीजिए कि 1 लाख केस का आंकड़ा कैसे पार हुआ है। 14 अप्रैल को 10,000, 22 अप्रैल 20, फिर 29 अप्रैल 10-10 हजार किस तरीके से बढ़ा है, पूरी आपको वो सूची दिखा रहे हैं। करते करते 19 मई की तारीख को 1 लाख ये आंकड़ा हो गया है। हालांकि भारत की आबादी की तुलना में देखें तो ये बहुत कम है, लेकिन 1 लाख का आंकड़ा हम सब के लिए एक खतरे की घंटी जरूर होना चाहिए। हम उन देशों पर भी एक नजर डालते हैं जहां 1 लाख से अधिक मामले हुए हैं। सबसे चोटी पर उसमें अमेरिका ही है, जिसमें 15 लाख से अधिक मामले। रूस जो कि लगभग 3 लाख को छूने वाला है, 2,99,000 से ऊपर मामले वहां पर। ब्राजील में 2,55,000, यूके में 2,47,000, स्पेन में 2,31,000, इटली में 2,25,000, फ्रांस में 1,80,000, जर्मनी में 1,77,000, टर्की में 1.5 लाख, ईरान में 1,22,000 और उसके बाद भारत पहुंच गया है 1,01,139 मामलों के साथ। तो 100 से 1 लाख केस होने में कितने दिन लगे हैं? 1 से हमने बता दिया आपको 1 से 1 लाख होने में कितने लगे थे, और अब 100 से 1 लाख जो केस हैं, भारत को 64 दिन लगे, अमेरिका को केवल 25 दिन लगे थे, इटली को 36, यूके को 42, फ्रांस को 39, जर्मनी को 35 और स्पेन को 30। 3 राज्यों से कुल 50% मरीज आ रहे हैं भारत में, जिसमें महाराष्ट्र है सबसे ऊपर 35,058 केसों के साथ, तमिलनाडु उसके बाद 11,760 और गुजरात 11,746 केसों के साथ। लेकिन ये जो संपूर्ण लॉकडाउन होता है वो कितना फायदेमंद होता है ये भी समझ लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि चौथे लॉकडाउन में बहुत सारी रियायतें मिली हैं। तो आप जरा दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति को भी अगर समझेंगे कि कैसे किसने लॉकडाउन का पालन किया और भारत ने किस तरह से पालन किया, आज वो देश कहां पर खड़े हैं, भारत कहां पर खड़ा है, तो एक तुलनात्मक अध्ययन से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और हम ऐसे ही कुछ आंकड़े आपको और दिखाएंगे कि किस तरीके से भारत जब 1 लाख के मुहाने पर खड़ा है और हम अपने चौथे लॉकडाउन के दूसरे दिन पर आज मौजूद हैं। तो भारत और ब्राजील दोनों ब्रिक्स में शामिल हैं, दोनों ही दुनिया भर में कोरोना के ज्यादा केस वाले देशों में हैं, दोनों मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, दोनों देशों में घनी आबादी वाले शहर हैं जहां बड़े स्लम्स मौजूद हैं, दोनों कोरोना के बढ़ते बोझ से संघर्ष कर रहे हैं। दोनों देशों ने मार्च के बीच में ही कोरोना मामलों की संख्या में तेज बढ़ोतरी देखी, खास तौर पर अपने भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में। लेकिन लॉकडाउन को लेकर दोनों देशों की राय अलग अलग है। भारत लॉकडाउन के पक्ष में रहा, ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो लॉकडाउन के सख्त विरोधी हैं। दोनों देशों के बीच बहुत सी समानताएं हैं। ऐसे में दोनों देशों की तुलना से कोरोना युद्ध के कई सूत्र निकल सकते हैं। आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। भारत ने संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया, लेकिन ब्राजील ने भारत के पहले केस के लगभग 1 महीने बाद फरवरी के आखिर में अपना पहला केस दर्ज किया था। वहां इटली से लौटे एक व्यक्ति का टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ, जो बाद में ठीक हो गया। इसके बाद जब केस तेजी से बढ़ने शुरू हुए तो वहां की सरकारों के सदस्यों में भी तकरार शुरू हो गई। 2 महीने में 2 स्वास्थ्य मंत्रियों ने राष्ट्रपति बोल्सोनारो से मतभेद को लेकर इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें बोल्सोनारो के महामारी से निपटने के तरीके समझ में नहीं आए। बोल्सोनारो बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करते हुए अपने समर्थकों से मुलाकात करते रहे और कोरोना के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए मीडिया और स्थानीय राजनेताओं की आलोचना करते रहे। लेकिन 13 मार्च तक ब्राजील ने कोरोना मामलों की संख्या में भारत को पीछे छोड़ दिया। 21 मार्च तक भारत में हर 3 दिन में केस 2 गुने हो रहे थे।
25 मार्च को भारत ने संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया, लेकिन ब्राजील ने राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू नहीं किया। मार्च में ब्राजील में भी हर 2-3 दिन में केस दोगुने हो रहे थे। TIU के रिसर्च में पता चला कि भारत में हर दिन ब्राजील की तुलना में काफी कम केस जुड़े, लेकिन भारत का लॉकडाउन कोरोना के मामलों की संख्या घटाने में उतना कामयाब नहीं रहा जैसी उम्मीद की जा रही थी। अगर बिना लॉकडाउन वाले ब्राजील से तुलना की जाए तो भारत अब कोरोना केस की संख्या में 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद से भारत में कोरोना के मामलों में रोज की बढ़त ब्राजील की तुलना में थोड़ी ज्यादा है। इससे ये संकेत मिलता है कि लॉकडाउन अहम है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि लॉकडाउन वायरस का फैलाव रोक दे। हालांकि मौतों की संख्या कम रखने में भारत ने ब्राजील की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। ब्राजील ने 18 मई की शाम तक 16,000 से ज्यादा की मौतों का आंकड़ा दिया था, जो कि दुनिया में 6ठे नंबर पर है। ब्राजील में कोरोना के मरीजों की मृत्यु दर भारत से करीब दोगुनी है। ब्राजील कम लोगों के टेस्ट करवा रहा है, लेकिन उसका टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 33% है, जो कि बहुत ज्यादा है। ब्राजील में 3 टेस्ट करने पर 1 पॉजिटिव केस मिल रहा है, जबकि भारत में ये दर बहुत कम है। यहाँ 23 टेस्ट करने पर 1 पॉजिटिव केस मिल रहा है। हालांकि बड़ी आबादी की कसौटी से देखा जाए तो भारत अब भी बहुत कम टेस्टिंग कर रहा है। ब्राजील के शहर इस समय कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो के मेयर ने ये बात स्वीकार की है कि इसके अस्पताल चरमराने की कगार पर हैं। भारत की तरह ब्राजील के ज्यादातर केस सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में केंद्रित हैं। साओ पाउलो और मुंबई में संक्रमण फैलने की स्थिति एक जैसी है, लेकिन साओ पाउलो ने मुंबई से 3 गुना ज्यादा मौतें झेली हैं। ऐसे में मुंबई में केसों और मौतों की बढ़ती संख्या बताती है कि लॉकडाउन 4 में ढील की आड़ में लापरवाही बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है। फरवरी में चीन लॉकडाउन लागू कर रहा था, तब इटली में लॉकडाउन नहीं था और चीन से वहां लगातार आवाजाही हो रही थी, लेकिन कोरोना का अगला केंद्र इटली बना। इटली ने मार्च में लॉकडाउन लागू किया, तब अमेरिका गंभीर नहीं था और उसने महामारी को हल्के में लिया और फिर संक्रमण फैलता गया। भारत में लॉकडाउन की बंदिशों में ढील के साथ केस बढ़ सकते हैं। ऐसे में हम उन देशों की गलतियों से काफी कुछ सीख सकते हैं जिन्होंने बंदिशों को लागू नहीं किया। आज तक ब्यूरो। और अब जरा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की खबर लेते हैं, क्योंकि दुनिया भर के देश WHO की खबर ही लेना चाहते हैं। WHO का रोल जिस तरह का रहा, जिस तरह से उसने चीन से एक साथ साझेदारी की, वो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसीलिए अमेरिका ने अपनी तरफ से ये धमकी भी दे दी है कि 30 दिन का समय है। 30 दिन के भीतर या तो WHO अपनी स्थिति को, अपनी चाल को सुधारे, या फिर अमेरिका ने जो फंडिंग बंद करने की बात कही थी और एक अस्थायी तौर पर उसे किया था, उसे हमेशा हमेशा के लिए कर दिया जाएगा। साथ ही WHO की सदस्यता को लेकर भी अमेरिका सोच रहा है। यानी सीधे तौर पर समझ लीजिए कि अमेरिका और चीन के बीच जो टकराव रहा, उसे अब एक कदम और आगे WHO से इस दुश्मनी के जरिए अमेरिका ले जा रहा है। जी हां, बस 30 दिन की मोहलत दी है ट्रंप ने। WHO की अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है ट्रंप ने। अगर 30 दिन में ना सुधरा WHO तो ट्रंप कर देंगे उसकी हालत खराब। चीन का दोस्त और दुनिया भर की सेहत की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने का ड्रामा करने वाले WHO की खुद की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आपको याद ही होगा जब कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को इस साल का फंड देने पर रोक लगा दी थी। WHO को लगा होगा कि कुछ दिन में अमेरिका शांत हो जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि अमेरिका की चिंगारी अब आग बनकर और भड़क गई है। अभी WHO के खिलाफ दुनिया भर के 116 देशों के मोर्चा खोलने के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अमेरिका ने दे डाली है सबसे बड़ी धमकी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप की वो चिट्ठी जो उन्होंने WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस को लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अब तक की सारी भड़ास निकाल दी है और एक एक करके हिसाब मांगा है। इस खत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है,
अगर अगले 30 दिनों में विश्व स्वास्थ्य संगठन सुधार नहीं करता तो मैं अस्थायी तौर पर बंद की गई फंडिंग को अस्थायी तौर पर बंद कर दूंगा और इस संगठन में अपनी सदस्यता पर पुनर्विचार करूंगा। मैं अमेरिका के लोगों का टैक्स का पैसा इस संगठन के फंड के लिए जारी रखने की इजाजत नहीं दे सकता। ट्रंप और डब्ल्यूएचओ के बीच एक लंबा तकरार चला है। ट्रंप ने लगातार डब्ल्यूएचओ से ये कहा है कि अगर अमेरिका सबसे अधिक फंड देता है तो क्यों चीन की गुलामी के तौर पर डब्ल्यूएचओ के एक्शंस को देखा जा रहा है। उन्होंने इस पर बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है डीजी को और ये कहा है कि 30 दिन के भीतर उन्हें एक्शन चाहिए, वरना वो हमेशा हमेशा के लिए डब्ल्यूएचओ को दी जा रही फंडिंग बंद कर देंगे। अमेरिका लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस के मामले में घोर लापरवाही बरती है और पूरी तरह से चीन का पक्ष लिया है। इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप ने इस चिट्ठी में डब्ल्यूएचओ पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। दिसंबर 2019 में वुहान से कोरोना वायरस को लेकर जो भी रिपोर्ट्स आई उनको नजरअंदाज किया गया। यहाँ तक कि डब्ल्यूएचओ ने ऐसी तमाम रिपोर्ट्स की स्वतंत्र तौर पर जांच भी नहीं की। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को चीन की तरफदारी करने के लिए जमकर लताड़ा है। ट्रंप ने लिखा, डब्ल्यूएचओ ने घरेलू यात्राएं बैन करने के चीन के फैसले की तारीफ तो की, लेकिन अमेरिका की सीमाएं सील करने की मेरी अपील पर ध्यान तक नहीं दिया। वो तो मैंने खुद तुम्हारी राय के खिलाफ जाकर यात्राएं बंद कराई। इतना ही नहीं, डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित की। तब तक 114 देशों में ये फैल चुका था और 4000 लोग मर चुके थे, जबकि 1 लाख लोग संक्रमित हो चुके थे। ये चिट्ठी लिखने के बाद व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने डब्ल्यूएचओ को लताड़ने में फिर कोई कसर नहीं छोड़ी। I chose not to make a statement today. I'll be giving them a statement sometime in the near future, but I chose not to give a statement. I think they've done a very sad job in the last period of time. And again, the United States pays them $450 million a year. China pays them $38 million a year. And they're a puppet of China. दरअसल कोरोना वायरस ने सबसे बुरा हाल अमेरिका का ही किया है। यहाँ अब तक 15.5 लाख से अधिक लोग चपेट में आ चुके हैं, जबकि 91,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप अब इसी का सारा गुस्सा डब्ल्यूएचओ पर उतार रहे हैं और बारी अब सबसे बड़ा बदला लेने तक की आ गई है। आज तक ब्यूरो। लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। एक तरफ पूरी दुनिया लड़ रही है कोरोना से और चीन सोच रहा है कि वो कहां-कहां किससे लड़ ले, और सबसे ज्यादा जलन तो उसे हिंदुस्तान से होती है। इतने सालों में हमने देखा कि किस तरीके से चीन जो है वो सड़कों का भी और बाकी इमारतों का भी पक्का निर्माण करते आ रहा है, जो सीधे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी से आकर जुड़ जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने शुरुआत की है कि इन सड़कों का निर्माण किया जाए ताकि किसी भी जरूरत के समय, और साथ में जो सुदूर गांव है वहां तक सड़कों का निर्माण रहे। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिन सड़कों को बना रही है उसे लेकर चीन के साथ बहुत टकराव है और अब इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हमारे सामने आ चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। लद्दाख में सड़क बनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया और इसमें भारतीय और चीनी सैनिक घायल हुए। चीन लगातार पेंगोंग सो झील के उत्तरी इलाके में भारत के एक सड़क निर्माण पर आपत्ति जता रहा है और यही विवाद की वजह बन गई। ये रोड भारत की सीमा के अंदर है, इसीलिए चीन को इस पर आपत्ति जताने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चीन एक विस्तारवादी देश है और जमीन को हड़पना उसकी पुरानी आदत है। सीमा के इलाकों में भारत जब भी सड़कें बनाता है तो चीन के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। फिलहाल इस रोड का निर्माण रुक गया है और पूरे इलाके में तनाव है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पहले इस इलाके में सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाई, इसीलिए भारत को जवाबी रणनीति के तौर पर अपने सैनिक बढ़ाने पड़े। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि चीन ने सीमा के उस पार अपने इलाके में सड़क बनाई हुई है, लेकिन जब भारत अपनी सीमा में रहते हुए कोई सड़क बनाता है तो चीन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में भारत की रणनीति एकदम साफ है। भारत का रुख ये है कि अगर चीन अपने इलाके में सड़क बना सकता है तो भारत भी ये काम अपने मन मुताबिक कर सकता है। नेपाल ने भारत द्वारा लिपुलेख पास पर सड़क के निर्माण का विरोध किया था। इसके पीछे भी चीन की ही चाल है। चाइना एक ऐसा देश है कि जो लगातार विस्तारवादी नीति पे काम करता है।
चाइना लगातार जो है एग्रेसिव और असर्टिव बिहेवियर अपनाता है और अधिक से अधिक टेरिटरीज को एक्वायर करने के लिए उस पर झूठा क्लेम भी करता है। तो इसी वजह से अब आने वाले समय में जैसे जैसे भारत का विकास का कार्य बॉर्डर एरियाज का तेज होगा, वैसे वैसे बहुत संभावना है कि चाइना की तरफ से इस तरह के जो पोटेंशियल जो फेस ऑफ की सिचुएशन बनेगी, और जिसको कि डील करने के लिए भारत को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। चीन द्वारा कब्जे में लिए गए अक्साई चीन में मौजूद गालवन घाटी इस समय भारत और चीन के बीच तनाव का केंद्र है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में सोमवार को प्रकाशित गालवन घाटी क्षेत्र में तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार बताया गया है। यहाँ ये भी समझना होगा कि गालवन घाटी क्यों अहम है। गालवन घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक है। यहाँ LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। अक्साई चीन पर भारत और चीन दोनों अपना दावा करते हैं। ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है। 1962 में भी गालवन घाटी का एक क्षेत्र युद्ध का प्रमुख केंद्र रहा था। उत्तरी सिक्किम और लद्दाख में टकराव के बाद भारत और चीन की सेनाओं ने 23 संवेदनशील स्थानों पर फोकस किया है। इसमें लद्दाख, उत्तरी और पूर्वी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के इलाके शामिल हैं। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।